गुड इवनिंग ऑल। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं इस गुरु उपदेश में वो हैं एंथुजियास्टिक, वेरी एनर्जेटिक यूथ के लिए बहुत ही बड़े मोटिवेशन। उनसे मिलने के लिए आज हम बिल्कुल उनके बारे में जानेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके लिए बातें करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक यूथ अपनी राह को चुन सकता है। इस गुरु उपदेश में आज हम जानेंगे कि कैसे एक डिप्रेशन वर्ड हम पे इतना हावी हो चुका है कि हमने अपने विजन को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। तो इसी के साथ में हम कुछ व्यूअर्स को लेंगे। सागर जोशी को हेलो, आचार्य जीडी को हेलो, कुणाल पुरोहित को हेलो, युधिष्ठिर सिंह को हेलो, हेलो लिम्बा। आज हम उनसे जानेंगे उनकी ऑसम जर्नी के बारे में। उनसे जानेंगे कि कैसे एक यूथ अपने पैशन को जनरेट कर सकता है, अपने आप को एक सही रास्ता दिखा सकता है। हम उनसे जानेंगे क्या इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी कोई पॉजिटिव चीज है जो हम यूथ नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल हम जानेंगे कि उनसे कि आज आप क्या ऐसा स्पेशल करने वाले हैं कि हम उनकी एक बुक है सक्सेस विद इन। तो सक्सेस विद इन को हम कैसे सर्च आउट करें, कैसे हम अपने ही अंदर एक सक्सेस को सर्च करें, हम उनको लेंगे। मुझसे ले कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या है आपकी क्वेरीज, उनसे सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप मीनाक्षी? सर मैं अच्छी, आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। हाँ जी सर। सर सबसे पहले आपकी ऑसम जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे हम। हाँ, ऑसम जर्नी तो बनती है, बनते बनते पहले शुरू में ऑसम नहीं होता सब कुछ, अभी भी काफी रास्ता बाकी है। तो पहले क्या हुआ कि मैं बचपन में लिखने पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में शौक रखता था और क्रिकेट में। तो क्रिकेट में काफी शौक था, खेलता रहा सीरियसली, और अंडर 19 क्रिकेट भी खेला मैं। और मैंने इंटर स्टेट भी खेला, केवीएस मतलब सीके नायडू टूर्नामेंट एक होता है, उस टाइम वो अंडर 19 के लिए था। तो काफी अच्छा टूर्नामेंट है, नेशनल लेवल का, 2 बार ही खेला। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कूलिंग के बाद चला गया, तो वहां पे इंजीनियरिंग नेचुरली 4 साल करनी थी। उसके बाद फिर मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर थे, उनकी डेथ हो गई सर्विस में। तो मैं फिर एचसीएस में आ गया उनकी जगह, और एचसीएस की वजह से फिर मैं सर्विस में रहा 26 ईयर्स। एचसीएस पहले हरियाणा सिविल सर्विस, उसके बाद आईएएस। प्रमोशन मेरा हुआ 19 ईयर्स के बाद। तो 7 ईयर्स आईएएस मेरा, 26 ईयर्स के बाद मैंने क्विट किया, और पिछले 3 साल से मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, राइटर हूँ और एडवाइजर। सर मुझे बहुत सारे यूथ हैं जो इस पोजीशन यानी यूपीएससी आईएएस की पोजीशन पे जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सर। तो आपने उस गोल को अचीव करके क्विट किया, और उसके बाद की जो जर्नी है वो सर ऐसा क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था कि इतनी बड़ी पोजीशन को, जो लोगों का ड्रीम होता है, उसको क्विट करके आपने अपनी नेक्स्ट जर्नी को लिया? वो ऐसा होता है कि मैंने वो 26 इयर्स काफी एंजॉय किए, और काफी मैंने काम भी किया, मेहनत भी की, और नाम भी मिला। मुझे अपने फादर को देख के बड़ा इंस्पिरेशन मिलती थी, क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर थे। मैं भी कुछ हद तक सीनियर हुआ, डिप्टी कमिश्नर रहा, डायरेक्टर रहा, कई चीजें मैंने भी की। तो उसके बाद मुझे लगा कि अगले 10 साल में अगर सर्विस में रहा तो मैं उतना ज्यादा उपयोगी नहीं हूँगा सोसाइटी के लिए, जितना मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर हो सकता हूँ। क्योंकि अब मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ, जब लॉकडाउन नहीं होता तो मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं स्पीचेस देता हूँ, आजकल मैं वेबिनार्स करता हूँ। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिव चेंज लाऊं यूथ में। और क्योंकि मैं एक्स आईएएस ऑफिसर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मेरी बात सुनते भी हैं यूथ। तो मैंने किताब भी लिखी है, शायद आप बता भी रहे थे, फाइंडिंग सक्सेस विद इन। और मेरे 25 लाख व्यूज हैं यूट्यूब पे। तो अगर कोई भी मुझे यूट्यूब पे देख के इंस्पायर होता है तो मुझे लगता है मैंने ठीक किया, और सही वक्त पे मैंने रिजाइन करके फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकिंग और वर्कशॉप्स करने शुरू कर दिए। ओह ग्रेट सर। सर जैसे आपने बताया कि आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जिसमें लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, लोनली फील कर रहे हैं, उसमें भी आपने वेबिनार्स अटेंड करे, मतलब यूथ से आप आज भी कनेक्टेड हैं।
इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे फिर भी, तो आप एक पीस ऑफ एडवाइस उन यूथ को क्या देना चाहेंगे जो यूथ इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपनी जॉब खो चुके हैं? क्या एक रास्ता दिखाना चाहेंगे सर पॉजिटिव? नहीं, ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा है, और ये थोड़ा सा इसका मैं 3-4 मिनट में लंबा जवाब दूंगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे लिए हानिकारक है, डेट्रीमेंटल। यानी कि हमें ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। हमें अपना काम करना है। अगर हमें यूपीएससी का एग्जाम देना है तो हमें पढ़ाई करनी है। अगर हमें टेनिस प्लेयर बनना है तो हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर हमें बैंक ऑफिसर बनना है तो हमें उस एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर हम कोई जॉब करना चाहते हैं तो हमें अपना डिग्री जो है, जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है, उसको अच्छे से करना है। ओवर थिंकिंग हम ज्यादा करते हैं इस सोसाइटी में आजकल के टाइम में, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कोई परफेक्ट लाइफ किसी की नजर आ रही होती है, तो हम उसको देख के हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं हम ऐसे कैसे बनेंगे। तो हमारे अंदर ही एक लड़ाई चलती है। और इस पैंडेमिक में जो आपने पूछा, इस पैंडेमिक में भी वो लड़ाई है। पैंडेमिक सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ज्यादा है, किसी के लिए कम है। तो जिसको ज्यादा बुरा लग रहा है पैंडेमिक, या बोझ उसका ज्यादा महसूस कर रहे हैं, वो मेंटली स्ट्रांग होना उनको जरूरी है। और उनको अपने आप को बताना है कि ये एक ही साल है जिसमें ये हुआ है, और ये 6 महीने भी नहीं हुए अभी लॉकडाउन को या किसी भी चीज को। बड़ी लंबी जर्नी होती है। अगर जॉब खो गया है किसी का तो वो बड़ी सैड न्यूज है, लेकिन यंग एज में जॉब खोना आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोबारा जॉब मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं तब तक जब तक जॉब नहीं मिलती नेक्स्ट। और कोशिश करते रहिए, क्रिएटिव बनिए। क्रिएटिविटी से हमारी डिप्रेशन भी कम होता है और हमारे जॉब के चांसेस भी बढ़ते हैं। वी नीड टू बी मोर क्रिएटिव इन आवर थिंकिंग। बुक्स ज्यादा पढ़िए, अपनी मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए। ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, ये एक्चुअली करने से फायदा होता है। तो ये सब करने से आपको जो भी लो फीलिंग्स हो रही हैं, और लो फीलिंग को ज्यादा देर मत अपने अंदर रखिए। अगर अभी आप लो फील कर रहे हैं, 1 घंटे बाद यू शुड बाउंस बैक। किसी ने कुछ बोल दिया, मम्मी ने ही कुछ बोल दिया जिससे आपको बुरा लगा, ऐसा भी होता है टीनेजर्स या यंगस्टर्स के साथ। तो आधे पौने घंटे में वो ठीक हो जाना चाहिए। उसको लेके नहीं बैठना कि 15 दिन तक वही सोचे जा रहे, कोई फायदा नहीं उसका। तो सर, जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, क्रिएटिविटी एंड डिप्रेशन। तो क्रिएटिविटी, मुझे लग रहा है कि आज के तारीख में आप जिसको भी कॉल करें या मैसेज करें तो वो जनरली बोला जाता है कि मैं बिजी हूँ। सब लोग बिजी हैं, बट द क्रिएटिविटी इज नॉट कमिंग आउट। हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज। आपने जैसे बताया कि इस टाइम को भी यूटिलाइज करना चाहिए, बट फिर भी सर क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ रही। इनफैक्ट मोदी जी को भी कहना पड़ रहा है कि लोकल बनाइए, वोकल होइए। तो वो चीज कैसे डेवलप करें सर? एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है, वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन से आती है। साइकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे, लेफ्ट साइड में हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, राइट साइड में हम क्रिएटिविटी करते हैं। क्रिएटिविटी बेसिकली एक पॉजिटिव चीज होती है लाइफ में। और क्रिएटिव थिंकर्स जो होते हैं वो नई सोच रखते हैं। यानी कि उनको ये स्टेटस को नहीं अच्छा लगता है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, ऐसा नहीं, हमें एक्सेप्ट करना है। हम प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हैं, ये भी क्रिएटिव थिंकिंग। So creative thinking means that we are able to think differently. We are able to think in a unique manner. और उससे क्या होता है कि हम सोचते रहते हैं लाइफ को बेहतर कर, नेबरहुड को, अपनी फैमिली को ज्यादा खुशियां दे सकता हूँ, अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकता हूँ। So creativity has to be our best friend. If we are creative, हम म्यूजिक में होंगे, हम आर्ट में होंगे, स्पोर्ट्स में होंगे, राइटिंग में होंगे, पोएट्री में होंगे, फोटोग्राफी में होंगे। और अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई बेसिक काम कर रहा है जो नंबर्स से रिलेटेड है, अगर वो साथ में गिटार भी बजाता है शाम को, तो उसकी लाइफ तो फिर क्रिएटिव है। और वो ही विल लुक फॉरवर्ड टू दैट इवनिंग व्हेन ही कैन प्ले द गिटार। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कल्टिवेट आवर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज मैजिकल। बाकी बोरिंग लाइफ तो सभी की होती है, लेकिन उसमें हमें कुछ इंफ्यूज करना है। और क्रिएटिविटी हैज टू बी इन आवर ओन इकोसिस्टम। ऐसा नहीं कि उसके लिए हमें बॉम्बे जाना पड़े या फिनलैंड जाना पड़े, यहीं पे क्रिएटिव बनना है। ग्रेट सर।
सर आई वांट टू आस्क, जैसे आपने आपकी एक जर्नी रही है क्रिकेटर की भी, तो जो यूथ आज के तारीख में क्रिकेट खेलना चाह रहे थे या फिर जो नेशनल इंटरनेशनल बैट्समैन बनना चाह रहे थे, इस पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो भी सेटबैक उनको भी मिला है कि उनकी प्रैक्टिस रुक गई है। तो प्लीज एडवाइस टू देम कि कैसे वो प्रैक्टिस करें या वो कैसे मोटिवेटेड रहें, कैसे एक जर्नी उस जर्नी को भी परस्यू करें सर। सबसे पहली बात तो ये कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं ना, मैं उनका बड़ा फैन, मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। और स्पोर्ट्स जो है वो एक एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं, हार्मोन्स, एंड दीज आर हैप्पी हार्मोन्स। तो क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स में टाइम बिताते हैं वो 1 घंटा बाहर खेलते हैं, एक तो वो रात को 3 बजे तक अपना फोन लेके नहीं बैठे रहेंगे, उनको जल्दी नींद आ जाएगी, वो टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे। तो जो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स वुमेन है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बैलेंस लाइफ लीड करिए, read a lot, read books, study well, but work very hard on your sports. अब यूसेन बोल्ट का आप एग्जांपल ले लो। बोल्ट एक ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स के, उन्होंने 3 ओलंपिक्स में 3 स्पर्धा में भाग लिया, 3 इवेंट्स इन ईच ओलंपिक्स एंड गोल्ड मेडल ईच टाइम। दैट मीन्स 3 + 3 + 3 9 गोल्ड मेडल्स। और कैसे? क्योंकि वो हार्ड वर्क इतना ज्यादा करते रहे बचपन से। सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ के रनिंग करना कोई इजी काम नहीं है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए। तो इफ वी आर डिसिप्लिन्ड, इफ वी आर हार्ड वर्किंग, वी आर क्रिएटिव, वी आर पॉजिटिव, तो स्पोर्ट्समैन को भी कोई घबराने की जरूरत थोड़ी है। ये चीजें परमानेंट नहीं होती हैं। हम लोग बहुत ज्यादा वरी कर रहे हैं अभी, लेकिन हो सकता है फरवरी तक या दिसंबर तक भी, और हो सकता है अक्टूबर तक भी हम कहेंगे कि ये चीजें पीछे रह गई, कोरोना टाइप चीजें। वी माइट बी बेटर ऑफ एंड वी शुड थिंक लाइक दैट। ग्रेट सर। सर आई वांट टू आस्क कि जैसे आपने बताया कि एक डिप्रेशन है, या फिर हम बताते हैं कि यूथ आजकल फोन में बड़ा एंगेज है, पर हम देख रहे हैं कि सर गूगल पे सारी चीजें मिल रही हैं हमें करने के लिए, कि सब कुछ जो भी चीज आज हम यूथ को भी कोई क्वेश्चन असाइनमेंट मिल रहा है तो सबसे पहले गूगल पे जा करके कर रहा है। तो क्या सर ये ऑनलाइन स्टडीज जो चल रही हैं या ये जो गूगल है वो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को डेवलप करता है या कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को रोकता है सर? नहीं, देखो, हमारा जो इकोसिस्टम है उसी में हमें रहना है। आजकल के युग में गूगल इज इंडिस्पेंसिबल। हम लोग भी गूगल पे, अभी तो इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन कोई भी इंटरनेट रिलेटेड एप्लीकेशन हमें यूजफुल ही है। और दूसरी बात ये कि हमें अपने आप को कोई भी चीज करने में हमें मॉडरेशन अपनानी है। इफ वी आर ओवर डूइंग समथिंग, वो गलत चीज है। तो कोई भी चीज अगर हम ओवर डिपेंडेंट है गूगल पे, वो भी गलत है। जो हम अपना दिमाग यूज कर सकते हैं तो कैलकुलेटर भी क्यों यूज करें? अगर आप बेसिक कैलकुलेशंस खुद करोगे तो आपका ब्रेन भी शार्प रहेगा, यूटिलाइज रहेगा। इवन यू शुड ट्राई टू रिमेम्बर 10 डिजिट नंबर्स। पहले मैं बिजी होता था ऑफिस में, तो मुझे इतना बिजी माइंड होता था, मैं याद नहीं कर पाता था 10 डिजिट नंबर। बहुत कम लोग याद कर पाते। लेकिन आजकल मैं, जब से मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना हूं फुल टाइम, आप मुझे अपना नंबर बताओ या कोई भी बताए, आई कैन रिमेम्बर दैट नंबर, आई कैन रिप्रोड्यूस इट 10 डिजिट। तो इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हमें अपने ब्रेन को एक्सरसाइज देनी है। अगर हम किसी चीज पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, so then we become wedded to that। यानी कि गूगल है या इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, हमें उसके साथ भी, जैसे आजकल हम बोल रहे हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, तो हमें सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग भी करनी है। यानी कि हमें थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है उससे, कीप इट एट एन आर्म्स लेंथ। और उसके बाद फिर आप क्रिएटिव रहिए, जो मर्जी करिए। और थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, मॉडरेशन इज द की टू लाइफ। यू कैनॉट बिकम ऑब्सेस्ड विद समथिंग। ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के साथ। तो मॉडरेट रहिए और एंजॉय करिए लाइफ को, लेकिन मॉडरेशन के साथ। अमेजिंग सर, वेरी ग्रेट थॉट। सर एक जैसे क्वेश्चन है कि आपने बताया कि क्रिएटिविटी है, आपने बताया कि मॉडरेशन है, एक सोशल डिस्टेंसिंग हमें सोशल मीडिया से भी रखना है एक टाइम बीइंग के लिए। तो जैसे हम एक बात देखते हैं कि जैसे ये जो है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है? तो उसमें अगर हम ये चीज देखें कि डिसिप्लिन है, सब कुछ है, तो ये जो सोशल मीडिया में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन देख रहे हैं, जो जी न्यूज पे आ रहा है या किसी भी न्यूज चैनल पे हम लोग एक डिबेट देख रहे हैं, उससे हम जनरली अपना व्यूज, ओपिनियन या फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है सर? मुझे नहीं लगता कि ये जो टीवी न्यूज के डिबेट्स हैं ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो लोग जो बैठे हैं वो हमारी तरह ही हैं, सिर्फ वो वहां पे बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं।
अगर आप और मैं वहां जाएंगे या कोई भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जाएंगे, हम भी वैसा डिबेट कर सकते हैं। और अगर हम जोर जोर से चिल्लाने लगे तो और अच्छा करेंगे हम। तो क्या होता है कि टीवी डिबेट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा कोई क्रिएटिव डिबेट्स मुझे नहीं लग रहे आजकल, बल्कि रात को तो देखना ही नहीं चाहिए। और रात को 8-9 बजे के बाद मैं तो आई डोंट वॉच टीवी। अगर स्पोर्ट्स देखना है तो स्पोर्ट्स मैं देख लेता हूँ, लेकिन लोगों को चिल्लाते हुए देखने का मुझे कोई शौक नहीं। और अगर आप उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस अपने माइंड में रखेंगे, उसी तरह आप सोएंगे, उसी तरह आपको ड्रीम्स आएंगे। सुबह आप उठेंगे तो भी आप टायर्ड फील करेंगे। इससे अच्छा आप लाइट म्यूजिक सुनिए सोने से पहले, मेडिटेशन करिए, कोई कॉमेडी देख लो, लॉरेल हार्डी निकाल के देख लो, कोई ऐसी चीज देख लो, कोई कॉमेडियन ने कुछ हिंदी फिल्म का भी कोई सीन देख लो सोने से पहले, वो बेटर है। और पुराने गाने, नए गाने सुन लो, हिंदी फिल्मों के, इंग्लिश मूवीज के, इंग्लिश सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो सुन लो। उसके बाद आप सोएंगे बेटर। और मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो और भी बेटर। अगर आप नेक्स्ट सवाल मेरे से 1-2 बार पूछेंगे मेडिटेशन का तो मैं थोड़ा सा और बताऊंगा भी इसके बारे में। ग्रेट। नहीं सर, हम जानना चाहेंगे बिल्कुल कैसे करें वो मेडिटेशन कि जिससे हम एक पीसफुल नींद सो पाए, क्योंकि जैसे आपने खुद ने मेंशन किया कि हम 2-2, 3-3 बजे तक सो रहे हैं आज का यूथ। तो वो कैसे मेडिटेशन करें जिससे हम एक पीसफुल नींद और एक एनर्जेटिक मॉर्निंग के साथ उठें सर? एक आइडियल डे मेरी राय में क्या होता है, आइडियल डे तो ये होता है कि आप थोड़ा सा जल्दी उठ के, ठीक है, मैं नहीं बोलता कि 5 बजे उठो, 6 बजे भी उठो, थोड़ा जल्दी तो उठो पहले से, जितना अभी उठ रहे हो उससे जल्दी उठो। और अगर आप जल्दी उठ गए, उसके बाद आप कुछ पढ़ लें, मेडिटेशन कर लें, उसके बाद फिर आप अपना जो भी काम शुरू करना है वो कर लें। मेडिटेशन मैं कैसे करता हूँ कि मैं क्रिया योग फॉलो करता हूँ। हो सकता है मैं आपको बाद में वेबसाइट भी ट्राई करूंगा, आपको दे दूं जो मैं फॉलो करता हूँ। yssofindia.org है, मैं उसको टाइप भी कर दूं। तो क्या होता है कि मेडिटेशन करने के बाद मेरी मॉर्निंग जो है इतनी फ्रेश फील करती है। उसके बाद को फिजिकल एक्सरसाइज के बाद आप रेडी हो जाइए और फिर अपना जो भी काम है आपका, ऑफिस जाना है या वर्क फ्रॉम होम करना है या रीडिंग करनी है या कुछ लिखना है या जो भी करना है वो करिए। तो दिस इज समथिंग दैट मस्ट बी डन। उसके बाद डे आपका बैलेंस होना चाहिए। Overeating, oversleeping, overworking, nothing should be there. Everything should have its time. और फिर शाम को फिर सोने से पहले थोड़ी सी और 20-25 मिनट, आधा घंटा आप उसको मेडिटेशन भी कर सकते हैं। रीडिंग भी मेडिटेशन की तरह है। आपने मेरी बुक का जिक्र किया तो मैं अपनी बुक दिखा भी देता हूँ, फाइंडिंग सक्सेस विद इन। ये मेरी बुक है, 52 लाइफ स्किल्स फॉर यंग इंडियंस, और इसमें Amazon पे अवेलेबल है। फाइंडिंग सक्सेस विद इन बाय विवेक आत्रे, ये मेरी फोटो है वहां पे। अगर आपको कोई और लग रहा है तो, लेकिन मैं ही तो ये है कि उसमें आप बुक्स पढ़ेंगे तो यू विल फील बेटर। इवन यू कैन रीड बुक्स लाइक, मेरी फेवरेट बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। श्योर सर। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है। दिस इज अ बुक टू रीड फॉर एवरीबॉडी। दिस इज अ स्पिरिचुअल बुक, परमहंस योगानंद जी ने लिखी लास्ट सेंचुरी में, और ये बुक वर्ल्ड ग्लोबल क्लासिक है। इसकी वजह से हमने मेडिटेशन शुरू की, और मैं और वाइफ दोनों मेडिटेशन करते हैं और बहुत अच्छी मेडिटेशन होती है। और ये टेक्निक्स बहुत अच्छे हैं हमारे जो मेडिटेशन के हैं। कोई भी बात आप अपना सकते हैं, मैं नहीं बोलता कि यही अपना, अपनी अपनी रिलीजन के हिसाब से, अपने अपने स्क्रिप्चर्स के हिसाब से स्क्रिप्चर रीडिंग करो अपने अपनी, वो भी बहुत है। कोई अगर गुरु ग्रंथ साहब या गीता पढ़ ले वो भी बहुत धन्य है, पढ़िए उसको। ग्रेट सर, अमेजिंग। मतलब सर ने हमारे अपनी पर्सनल बुक भी बताई कि सर कैसे मेडिटेशन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी का कल का हमने सुना कि उन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसीज में काफी चेंजेस किए हैं। तो इफ यू गिविंग अ चांस टू बी इन अ दैट पोजीशन कि आप एजुकेशन पॉलिसी में क्या सब्सट्रैक्शन और क्या एडिशन करना चाहेंगे सर? मैं डायरेक्टर एजुकेशन रहा हूँ। हाँ जी। और एजुकेशन में मैंने काफी काम किया, अभी भी कर रहा हूँ। काफी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। शूलिनी यूनिवर्सिटी का मैं विजिटिंग प्रोफेसर भी हूँ, और मैं काफी एजुकेशनल प्रोग्राम्स में पार्ट लेता हूँ। मुझे लगता है कुछ अच्छे स्टेप्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता पॉलिसीज का। वो मैं तो डीसी रहा हूँ तो मैं गाँव में जाके देखता था वहां पे क्या पढ़ा रहा है वो क्या एजुकेशन पॉलिसी से लिंक्ड है, वो नहीं है लिंक। वो पॉलिसी दिल्ली में बनती है। तो क्या होता है कि हमें फील्ड में देखना है कि क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है, हमारे टीचर्स मोटिवेटेड हैं या नहीं है।
पहली बात तो ये, टीचर्स जब स्कूल शुरू होगा वो रेगुलर है या नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में एब्सेंटीज्म भी होता है और ज्यादातर इंडिया के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो एब्सेंट नहीं होगा कोई टीचर। मोटिवेशन उनकी बढ़ाएं, उनकी जो सैलरीज हैं वो अगर कम है वो भी रिवाइज होनी चाहिए। टीचर्स को थोड़ा प्रेस्टीज मिलना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, उनको इंस्पायरिंग बनाने के लिए वी शुड गिव देम रिस्पेक्ट। उसके बाद क्या होगा कि टीचिंग अगर मोटिवेशनल होगी और इंस्पिरेशनल होगी तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी कामयाब है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है पॉलिसी में जो इम्प्लीमेंट करने वाली है, वो मुझे लगता है जो क्रिएटिविटी पे बल है, कि सिर्फ ये रोट लर्निंग जो है या बुकिश लर्निंग नहीं, हमें और एस्पेक्ट्स भी देखने हैं लाइफ के। और एजुकेशन में हमें जो एक्चुअल इंटेलिजेंस है उसको बढ़ावा देना है। ये नहीं कि कोई बहुत मेमोराइज करके और वो 100/100 ले गया। जो जिसके 80 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं वो हो सकता है ज्यादा इंप्रेसिव वो 100 वाले से। तो हमें टॉपर बनना सिर्फ जरूरी नहीं है, हमें ऑलराउंडर बनना। यस सर, ग्रेट थॉट सर। सर जैसे आपने बताया ऑलराउंडर बनना जरूरी है, तो जनरली जो यूथ है आजकल सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं। डिप्रेशन वर्ड एक फैंसी वर्ड कह लीजिए, या फिर लिटिल हार्ट ब्रेक या लिटिल फेलियर, उनको वो डिप्रेसिंग वर्ड लगने लग जाता है, उनको लगता है हम डिप्रेशन में हैं। तो वो क्या पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहेंगे उन यूथ को कि जो डिप्रेशन को डिफाइन कर सके, क्योंकि सिंपल हार्ट ब्रेक एक डिप्रेशन नहीं होता सर। मैं बोलता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस पे कई बार मेरी क्लासेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, ऑनलाइन सेशंस भी लेता हूँ, वैसे भी लेता हूँ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट आता है ये डिप्रेशन को कॉम्बैट करना। बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में, और हम लाइफ की सिचुएशंस और लाइफ में जो लोग हमें मिलते हैं उनको हम बैलेंस्ड वे में इंटरेक्ट करते हैं। डैनियल गोलमैन इसके गुरु हैं, 7 उन्होंने फैसेट्स बताए इमोशनल इंटेलिजेंस के, लेकिन हम उसमें थ्योरी में नहीं जाएंगे। बेसिकली अगर हम अपने माइंड को पहचानते और हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को ज्यादा आगे रखते हैं, नेगेटिव कभी कभी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। डिप्रेशन क्यों आता है? 2 चीजों से आता है। सबसे पहले हम सोचते ज्यादा है। अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम वरी ज्यादा करते हैं। वो ओवर थिंकिंग जो है, अगर कोई रोमांटिक ओवर थिंकिंग कर रहा है वो तो बहुत पॉजिटिव है, वो हवा में, वो तो ठीक है, आई डोंट माइंड दैट। लेकिन अगर कोई नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब कि वो यही सोचे जा रहा है कि मेरा क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, या ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, पास्ट में है वो, और फ्यूचर से डर रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में वो नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है। अगर हम अभी देखें, आप और मैं बात कर रहे हैं, अगर बीच में आप सोचने लगे कि कल मैंने खाने में क्या बनाना है या मैंने क्या कल करना है, वहां जाना है, तो फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। अगर मैं सोचने लगूं जब आप बोल रहे हैं कि इसके बाद मेरा एक और इंटरव्यू है, मैं उसमें क्या बोलूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। बेसिकली गिविंग योर ऑल टू द प्रेजेंट मोमेंट, एंड देन इन दैट प्रेजेंट मोमेंट यू विल नॉट ओवरथिंक। और हम अगर ज्यादा वरी करेंगे, देखो पास्ट तो चला गया और फ्यूचर अभी आया नहीं है, ये मोमेंट हमारे हाथ में। वो क्या गाना है कि आने वाला पल जाने वाला, अभी ये जो आने वाला पल हो सके तो इसमें जिंदगी बता, which means that this is the moment. So if you focus on the present moment and what you are doing now, then depression doesn't come. Depression comes from being too sensitive. And when you recognize कि मुझे depression हो रहा है, उसी वक्त आप काउंसलिंग लीजिए या मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की हेल्प भी लीजिए। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति उसको डिप्रेस्ड होने की जितनी वो समझ रहा है मुझे वजह है डिप्रेशन की, उतनी वजह होती नहीं। अगर कई बार आप देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में, एक गोल्डन गेट ब्रिज है, वहां पे कोई लोग जंप ऑफ कर जाते थे ब्रिज से सुइसाइड के लिए। वहां पे उन्होंने टेलीफोन हेल्पलाइंस लगाए। जैसे ही वो जंप करने जाता है, वो देखता है सुइसाइड हेल्पलाइन, वो फोन करता है कि चलो देखते हैं क्या होता है। वो दूसरे और व्यक्ति जो बात करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको किसी तरह मना लेते हैं और वापस बुला लेते हैं, कोई सुइसाइड कर ही नहीं पाता। तो बेसिकली एक मोमेंट आता है हमारे लाइफ में जो एक बहुत डिप्रेसिव हमारे थॉट्स होते हैं, डिप्रेशन फील्ड। अगर थोड़ी देर आप उसको तैर के निकल जाएं तो यू विल बी फाइन। ज्यादा अपने आप को डिप्रेस्ड मत होने, ज्यादा डोंट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ, इतना कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं। और अगर आप क्लिनिकल डिप्रेशन में हैं तो जरूर आप हेल्प।
थैंक यू सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि जैसे आपने बताया क्रिएटिविटी होना चाहिए, डिप्रेशन से दूर होना चाहिए, और डिप्रेशन जब हमको हावी होने लग जाए, जब हम ओवर सेंसिटिव होने लग जाए, तो हमें बात करनी चाहिए। तो एक पीस ऑफ एडवाइस उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपने सपने या अपने ड्रीम्स या सोसाइटल प्रेशर क्या अपने स्टूडेंट या अपने वार्ड पे डालते हैं, अपने बच्चों पे डालते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है। तो उन एक पीस ऑफ एडवाइस उन पेरेंट्स के लिए कि जो अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को या अपने सपनों को नहीं समझ पाते। नहीं, पेरेंट्स जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपने ठीक कहा। और पेरेंट्स जो है वो कई बार ओवर बर्डन कर देते हैं बच्चों को। बच्चे जो है आजकल उनको फ्रेंड्स बनाना ही ठीक है, और डिसिप्लिन में तो रख भी बात करनी है, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ अच्छी रैपो बना के रखते हैं और उनके साथ अच्छे इंटरेक्शन बना के रखते हैं, तो फिर कभी आप डिस्टेंस महसूस नहीं करेंगे, कभी उनका डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। अगर बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करें, बच्चे करना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज, तो आपको उनकी बात ही माननी चाहिए एज पेरेंट्स, बिकॉज अल्टीमेटली उसी ने वो लाइफ जीनी। हम उसको कहें नहीं तुम इंजीनियरिंग करो, वो 4 साल वो दुखी रहेगा, उसके बाद भी दुखी रहेगा। तो ये चीजें पेरेंट्स को समझनी चाहिए। अपने टाइम में सब लोग पहले तो अपने लिए सोचते हैं, बाद में सोचते हैं मैं ही ठीक हूँ। तो अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे दे आर स्मार्ट इनफ, सो वी हैव टू गिव देम दैट राइट टू डिसाइड देयर लाइफ। और जो बच्चे हैं उनको सोचना चाहिए कि पेरेंट्स हमारे वेल विशर हैं और दे लव अस, सो वी शुड नॉट बी अनरीजनेबल। तो अगर पेरेंट्स को मनाना भी है किसी यंगस्टर ने, तो तरीके से मनाना, लड़ाई झगड़े से या अब्रप्टली बोल के नहीं फायदा होता है। बैठ के पेशेंटली समझाओ उनको, वो भी समझेंगे, आप भी पेशेंटली बात करो, वो भी करें। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आफ्टर ऑल दे हैव अ क्लोज बॉन्ड, तो बॉन्ड को बना के रखना। और अगर कोई भी रिलेशनशिप ऐसी होती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे मदर सन की हो, चाहे फादर सन की हो, डॉटर की हो, इट्स परफेक्टली फाइन। Thank you, sir. Sir, as we know that you are having a wonderful 2 daughters. One is she is from economics, and other one is in the humanities background, I guess. So, what kind of bonding you share with your daughters? कि कैसे आपने उनके ड्रीम्स को समझा, या a piece of advice वो आपसे लेने आते हैं जब वो कभी लो फील कर रहे हैं, या ऐसे कुछ? नहीं, एडवाइस तो नहीं, पर हमें पेरेंट्स हमें रोल मॉडल्स बनना जरूरी है। जो हम करते हैं वही वो फॉलो करते हैं, बच्चे जो छोटे होते हैं खास तौर पे। तो मेरी डॉटर्स के साथ हमारा यही, हमने उनको कभी कहा नहीं कि ऐसे करो ऐसे करो, बस हम जैसे हैं वैसे ही वो देखते हैं, बस के वही लर्न करते हैं। अगर मैं बोलूं कि अच्छा रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, अब आप ड्राइव करने लगे हो, लेकिन मैं रेड लाइट क्रॉस करता था हमेशा अगर, तो फिर वो क्यों मेरी बात माने? तो आई हैव टू बी ए रोल मॉडल। तो फिर उस तरह की डॉटर्स हैं, और वो मुझे लगता है कि हमें भी कुछ सिखाती हैं, क्योंकि उनको सोशल सेक्टर की तरफ ज्यादा उनकी थिंकिंग है, एनजीओज की तरफ, हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग सोसाइटी। इतना हम लोग नहीं सोचते थे अपनी अर्ली लाइफ में। हम लोग सोचते थे मेरी जॉब लग जाए, मेरी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा मैं सोचता था। तो अब वो लोग काफी पहले ही उनमें बड़प्पन है, तो हम लोगों ने भी सीखा उनसे। और ये क्रिएटिविटी भी है उनकी। एक बेटी वो आर्ट थेरेपी करती है, थेरेपी और राइटिंग थेरेपी, दूसरी जो है वो सोशल सेक्टर रिसर्च करती है। तो काफी अच्छी चीजें हैं। थैंक यू सर। सर, यू मेंशन अबाउट द रेड लाइट, तो ये रेड लाइट कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी होनी चाहिए, ऐसा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हम अगर बच्चे को बोल रहे हैं कि चलो कर लो तुम्हें जो करना है, बट एक रेड लाइट शुड बी देयर। तो व्हाट रेड लाइट, हमें क्या लगना चाहिए कि ये एक रेड लाइट होनी चाहिए हमारी लाइफ में? अच्छी बात की आपने, लेकिन ये हमें सेल्फ कंट्रोल करना है। मॉडरेशन की मैंने जो बात की वो बहुत जरूरी है। अगर मैं मान लो मुझे स्पोर्ट्स का ही शौक है और मैं 24 घंटे, चलो 18 घंटे मैं स्पोर्ट्स वॉच करता हूँ, मैं खेलता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, तो वो दैट इज टू मच। आई हैव टू बैलेंस माई सेल्फ। अगर मुझे टीवी का शौक है वो भी बैलेंस करना है, अगर मुझे ड्रिंक करने का शौक है वो भी बैलेंस करना है, अगर मुझे कुछ और किसी भी चीज में हमें अपने आप ही रेड लाइट जलानी, और कोई हमारी रेड लाइट नहीं जला पाएगा। वी नीड टू नो। और कई बार हम गुस्सा कर देते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते स्पीच को। वी नीड टू नो कि ये अब मैं ज्यादा कर रहा हूँ, बाद में रिग्रेट करते हैं आप कोई भी, तो फिर वी नीड टू कंट्रोल आवरसेल्फ एट दैट टाइम। और अगर आपसे उस टाइम कंट्रोल नहीं होता, तो जब आप कूलली बैठे हैं रात को, सुबह, उस टाइम सोचिए कि पिछली बार मैंने क्यों ऐसे, अपनी रेड लाइट क्यों नहीं मैंने दबाई किसी भी चीज में, सोशल मीडिया या किसी रिलेशनशिप में या किसी काम में या किसी
एक्ट में. सो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्शन हमारा बेस्ट फ्रेंड है, सेल्फ एनालिसिस, उससे ठीक होता है. सर, एज यू टॉकिंग अबाउट द सेल्फ एनालिसिस, क्रिएटिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, तो सर ये जो हमने बात करी कि ये जो आपने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बहुत अच्छा है, सब कुछ है, हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी एक एंटरप्रेन्योर अच्छा बन सकते हैं. तो उसमें मेरे एक स्टूडेंट, एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर डेवलप करे अपने स्किल, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं ये है कि हमें जॉब ही करनी है, एक गोल बना दिया जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी. तो उस एंटरप्रेन्योर स्किल्स को कैसे डेवलप करें सर? हाँ, जॉब में उसमें एजुकेशन सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप का इतना बढ़ावा नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है. लेकिन फिर भी हमें अपना ही सिलेक्शन करना है, फैसला करना है. और मैं देखता हूँ 3 चीजें हमें चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. मैं इस पे बोलता हूँ काफी जाके कॉलेजेस में और कॉर्पोरेट्स में. तो हमें 3 चीजें चाहिए. फर्स्ट इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और सेकंड इज फैमिली सपोर्ट. फैमिली सपोर्ट के बिना अगर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो फैमिली नाराज है कि तुमने बैंक की नौकरी क्यों नहीं की, तुमने अपना बिजनेस क्यों शुरू किया. तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा फैमिली का, और आप भी अधमरे मन से अपने दुखी होके करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं. So first is risk taking ability, second is family support, which could be financial or could be otherwise, and third is into your innovative skills. आपको नया आइडिया, फ्रेश आइडिया, क्रिएटिव आइडिया सोचेंगे तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. और अगर आप वही चीज जो सब लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो भी आप नए तरीके से कर रहे हैं, तब आपका ज्यादा अच्छा बिजनेस होगा. आप क्रिएटिव हैं तो, और क्रिएटिव वेज में आप काम करिए. 3 things you need. And this doesn't depend on education system, this depends on your inner makeup. Some people, they can do jobs for 2 years, उसके बाद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. और जरूरी नहीं है कि पहले दिन से ही आपने एंटरप्रेन्योर बनना है. पहले जॉब करके देख लीजिए, बिजनेस स्टडी कर लीजिए, उसके बाद बनिए. लेकिन अगर बन गए तो फिर अपने आप को बैक करो और उसको अच्छा एक गिव यू अ फुल लाइफ टू इट. Great, sir. Sir, recently I posted a picture with your siblings and you have quoted a line कि जब celebration का time है तो social distancing हमारे लिए matter नहीं करता. जैसे कि प्यारा bond हमारे को आपका share दिखा with your siblings. So, what kind of bond you share with your siblings, sir? हाँ, तो मेरी 2 सिस्टर्स हैं, वो ट्विन्स हैं, और वो काफी दिनों बाद मिली थी, इसलिए हमने कहा कि पहले हमने सोचा कि मास्क पहन के राखी बांधेंगे, तो हमने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता. तो फिर हमने नेचुरली सैनिटाइज भी किया, हाथ भी धोए और प्रिकॉशंस भी रखे. लेकिन जब राखी बांधी गई उसके बाद फिर डिस्टेंसिंग तो बनती नहीं है. फिर फोटो हमने इकट्ठे खड़े होके हग करके खिंचाई, और अच्छा लगा सबको मिलके. और 5-6 महीने बाद मिल रहे हैं, तो नेचुरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लोज. और फिर सिबलिंग्स के साथ बॉन्ड जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है. मुझे तो लगता है रक्षाबंधन सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, और 1-2 ही फेस्टिवल्स इतने लेवल के हैं, अदरवाइज हमें, और बल्कि छुट्टी भी नहीं होती रक्षाबंधन की. मैं जब गवर्नमेंट में था तो भी मैं बोलता था कि फलाना दिवस आप मनाते रहते हो, रक्षाबंधन की छुट्टी होनी चाहिए फुल. तो इम्पोर्टेंट है. Sir, as you mentioned in your previous videos and all, that you are having a very true love for the Chandigarh also. So, are you missing Chandigarh right now? What a basic thing you are missing. I think we are running out of time also, तो बस 1-2 क्वेश्चन और लेंगे. तो नहीं, I'm not missing Chandigarh because I'm in Panchkula. Panchkula is where I live and it is next to Chandigarh, and I have been there little by little. Yesterday I attended an official meeting, जो advisory meeting थी कोई, आज भी कोई official meeting थी. तो meeting means के मैं गवर्नमेंट से VRS लेने के बाद भी किसी पैनल्स और कमिटीज में हूँ. तो लेकिन चंडीगढ़ और पंचकुला एक जैसे ही हैं, मोहाली भी एक जैसा ही है, तो अच्छा लग रहा है हमें. ग्रीन स्पेसेस हैं, इट्स गुड प्योर एयर, और मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो काफी लकी हैं. इंडिया में ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है. Thank you so much, sir. So, last piece of advice, we want to know that what motivates you every time. Means you are very energetic, you are dynamic, you are ever growing. As you said that miles, the Robert Frost has said that miles to goal before I sleep. तो आपकी वो जर्नी है कि अभी तो चलना बाकी है, आपने जैसे मेंशन किया. तो क्या आपको एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्या एक कोट है आपका जो आपको हमेशा मोटिवेट रखता है? हाँ, ये परमहंस योगानंद जी का कोट है, बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम. सो ही सेज कि एक्टिविटी हमें करनी है लाइफ लॉन्ग, लेकिन आवर माइंड शुड बी काम. दैट इज वन ऑफ द कोट्स व्हिच रियली हेल्प्स मी. अनदर कोट इज कैरी अ पोर्टेबल पैराडाइज विद इन wherever you go. पोर्टेबल पैराडाइज, इसका मतलब है कि हमारे अंदर ऐसा एक
जगह है जहाँ पे हम मोटी नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, कोई कुछ कर रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन हम उसको पैराडाइज को उसको वहां नहीं जा रहा, वो हमारे अंदर है। So we have to be basically calm, and that is my motivation, that I can remain happy given whatever happens, and I can move on in life and inspire others. तो मुझे अभी यही है मोटिवेशन कि मैं दूसरों को मोटिवेट करूं, दूसरों को इंस्पायर करूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मेरा मैसेज पहुंचे। मेरी बुक फाइंडिंग सक्सेस विद इन में जो लिखा है वो पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव, पॉजिटिव, चीयरफुल थिंकिंग। Thank you so much, sir, for giving your valuable time. And sir, we will surely purchase your book, The Success Within, और हम अपने अंदर की सक्सेस को खुद जरूर जानेंगे। मैं और मेरे व्यूअर्स बिल्कुल आपकी बुक को पढ़ेंगे, परमानंद योगी जी को पढ़ेंगे, और सोने से पहले बिल्कुल सर एक मेडिटेशन के रूल्स को जो आपने बताया है, और जो मोटिवेटिंग स्पीच या जो मोटिवेटिंग सेशन आपने हमको दिया, उसके लिए हम बिल्कुल आपके आभारी हैं, और इसको हम जरूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Meenakshi. Good interview. I enjoyed. Thank you very much. थैंक यू सर। हाँ जी, तो ये थे हमारे विवेक सर, जिन्होंने हमें बताया कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, उसमें हमें काम होना जरूरी है। कोई भी सिचुएशन में हमें ओवर सेंसिटिव नहीं होना है, किसी भी बात को अंदर गांठ बांध के नहीं रखना है। अगर आप अंदर गांठ बांध के रखते हैं तो उससे आप ही को नुकसान है, किसी और को नुकसान नहीं है। लाइफ में सक्सेस के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, क्रिएटिविटी जरूरी है, एक्सप्लोर करना जरूरी है, और एक्सप्लोर करने के लिए, क्रिएटिविटी को रखने के लिए एक रेड लाइट होनी जरूरी है, कि आप उस रेड लाइट, और वो रेड लाइट आपको अपने लिए खुद जगानी है कि हमें कहाँ स्टॉप होना है, ये जर्नी कहाँ तक जानी चाहिए हमारी। सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अगर आपको क्रिकेट खेलने का शौक है तो ये नहीं है कि आप 24 आवर्स क्रिकेट में लगे हुए हैं, नहीं, आप अपने आप की रेड लाइट खुद जलाइए, आप अपने आप को खुद पहचानिए, अपने आप के ऊपर वर्क करिए, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। इसी के साथ आज के गुरु उपदेश में हम विराम लेते हैं, और नेक्स्ट की अमेजिंग सेशन में हम हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि उनकी ऑसम जर्नी क्या रही होगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।